आज के 25 या 4 प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल वर्ग मतलब स्क्वायर करना, माध्य मतलब माध्य मीन करना, मूल मतलब वर्गमूल। हाँ, और इसको IRMS से लिखा जाता है, IRMS। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा लिखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। सर आवाज सीधी आ रही है यार, ब्लूटूथ कनेक्टेड दिष्ट धारा के उस मान के तुल्य होता है, दिष्ट धारा के उस मान के तुल्य होता है जिसे किसी परिपथ में समान समय तक प्रवाहित करने पर, जिसे किसी परिपथ में समान समय तक प्रवाहित करने पर, जिसे किसी परिपथ में समान समय तक प्रवाहित करने पर समान ऊष्मा उत्पन्न होती है। यस, समान ऊष्मा उत्पन्न होती है। खड़ी पाई। तो इसको थोड़ा सा समझ लें, फिर हम एक मैथमेटिकल पूरा डेरिवेशन करेंगे। जैसे मान लो कोई परिपथ है, उस परिपथ में R मान का कोई प्रतिरोध है। पहले हमने इस R मान के प्रतिरोध से दिष्ट धारा प्रवाहित की DC, जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता। एक बैटरी है, यस, बैटरी से कौन सी धारा मिलती है? DC, जिसे आप जानते हैं सेल से, बैटरी से एक जैसी धारा मिलती है, नहीं बदलने वाली, इसे कहते हैं DC। अगर मैंने T समय तक ये DC धारा इसमें प्रवाहित की तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? उत्पन्न ऊष्मा H बराबर होगी I स्क्वायर, है ना? तो I DC स्क्वायर R इंटू T, ये होता है ऊष्मा ऊर्जा का सूत्र, जिसमें I स्क्वायर R क्या होता है? शक्ति गुणा समय, ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। T समय तक हमने IDC प्रवाहित की, फिर हमने इस प्रतिरोध को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। और प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत कैसी धारा प्रवाहित करेगा? प्रत्यावर्ती धारा। और यदि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को मैं IRMS से लिखूं, तो IRMS के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करें और उतने ही समय तक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करें जितने समय तक दिष्ट धारा प्रवाहित की थी। और यदि प्रतिरोध पर उतनी ही ऊष्मा ऊर्जा मिल जाए जितनी IDC को प्रवाहित करने पर मिली थी, तो इस IDC को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा तो समय के साथ बदलती रहती है। देखो, बढ़ रही है, अब घट रही है, शून्य हो गई, फिर विपरीत दिशा में बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर शून्य हो गई। तो प्रत्यावर्ती धारा तो बदलती रहती है। तो कौन सा मान लें, एक बड़ा प्रश्न हो जाता है कि मान कौन सा लें। तो हम मान कौन सा लेते हैं? वर्ग माध्य मूल मान। अगर हम बिना वर्ग करे माध्य कर दें तो क्या आता है? हमेशा 0, शून्य। तो हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं तो ऋणात्मक मान भी धनात्मक हो जाता है, फिर इसका माध्य करते हैं, फिर अंत में क्या कर देते हैं? वर्गमूल, क्योंकि शुरू में क्या करते हैं? वर्ग। तो वर्ग माध्य मूल मान एक प्रभावी मान होता है जो किसी प्रतिरोध में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न कर देता है जितनी दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर होती है। तो दिष्ट धारा का एम्पियर में जितना मान होगा
वही वर्ग माध्य मूल मान होगा प्रत्यावर्ती धारा का एम्पियर में। तो ये तो परिभाषा है। अब हमें एक डेरिवेशन करना है। तो वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा किस आधार पर आती है? ऊष्मा ऊर्जा के आधार पर। क्योंकि जब प्रत्यावर्ती धारा को परिपथ से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से दोलन करने लग जाते हैं परिपथ में, और दोलन करने वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते भी हैं, और इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। लाइन चेंज करके लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, सूत्र बताया था कल आपको, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या मिलेगा? I स्क्वायर I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वर्ग करने पर हो गया वर्ग, ठीक। तो सबसे पहला काम वर्ग हो गया। अब हम करेंगे एक बड़ी प्रक्रिया होगी माध्य वाली, और अंत में वर्गमूल। तो वर्ग करना आसान है, वर्गमूल करना भी आसान है। माध्य करना थोड़ा जटिल है, लेकिन माध्य करना इतना भी जटिल नहीं है। कल भी हमने देखा था, प्रथम आधे चक्र में माध्य मान ज्ञात किया था। तो माध्य कहां से कहां तक किया था? 0 से t/2 तक। आज हम पूरे चक्र में, एक पूरे चक्र में माध्य करेंगे और फिर उसका वर्गमूल कर लेंगे। तो माध्य करने का वही तरीका, समाकलन से योग करेंगे और जिस समयांतराल के बीच योग करेंगे उसी समयांतराल का भाग लगा देंगे। तो लिखिए, t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल T के मध्य माध्य करने पर, t बराबर 0 से t बराबर कैपिटल T के मध्य माध्य करने पर, तो देखिए I स्क्वायर, और ये ऊपर बार जो है ये किसके लिए है? माध्य के लिए। I स्क्वायर और ऊपर लगा दिया हमने बार माध्य के लिए। आप इतना लेट कैसे हो जाते हो? अच्छा चलो पहुंच गए, ये भी एक आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। झपकी लग गई होगी ना, गर्मियां आ गई है, कोई बात नहीं। हाँ भाई, वर्ग, और अब हम कर रहे हैं क्या? माध्य। और माध्य भी किस समयांतराल में? 0 से कैपिटल T के बीच। तो माध्य करने का तरीका कल वाला, किससे भाग लगा रहा हूं आज? T से। कल लगाया था t/2 से, और योग भी होगा 0 से लेकर T के बीच में। और कैसे होता है? I स्क्वायर dt। आज वर्ग है धारा का, देखो कल यहाँ वर्ग नहीं था, I dt था, और यहाँ 0 से t/2 था, और यहाँ भी क्या था? t/2। आज वर्ग का माध्य कर रहे हैं, लास्ट में वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। तो I स्क्वायर की जगह क्या लिखें? है ना, ये पूरा लिखिए, 1 कैपिटल T 0 से कैपिटल T I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। यहाँ dt लगाया है क्योंकि सीमाएं किसकी है समाकलन में? समय की। 0 से कैपिटल T। I नॉट स्क्वायर भार नियत राशि है ना, तो एक लाइन और लिख देता हूं यहाँ पर, I स्क्वायर बार बराबर I नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल T, समाकलन 0 से कैपिटल T 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ और t। तो यहाँ पर आपको बड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है, उस बड़े से परिवर्तन का कारण यहाँ साइड में लिख रहा हूं मैं, चूंकि सूत्र है त्रिकोणमिति का, जिनको पहले से पता है अच्छी बात है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो त्रिकोणमिति का एक सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये अभी तक बच्चा आ रहे हैं? आप में से कोई गायब है क्या आज?
वही है शायद। यस यस। हाँ भैया, कारण लेट होने का, इनको तो बाजार में काम था। चलिए, तो अगर किसी को ये सूत्र याद नहीं आया तो काम खत्म, कुछ नहीं कर सकते। फिर कौन सा सूत्र? साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिखा गया है देख लिया? कुछ छोड़ा तो नहीं? सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी नहीं छोड़ा। इस 2 को भी बाहर निकाला जा सकता है। अब यहां लिख रहा हूं मैं, आई स्क्वायर बार बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, समाकलन 1 का समाकलन, 1 का समाकलन t माइनस कॉस कॉस 2 ओमेगा टी का समाकलन क्या होगा? कॉस का समाकलन होता है साइन 2 ओमेगा टी, और समाकलन के दौरान चर राशि के साथ जो भी गुणा में होता है उसका भाग और लगाया जाता है। हो गया समाकलन। सीमाएं हैं यहाँ 0 से कैपिटल टी, ये लीजिए 0 से कैपिटल टी। सीमाएं लागू करें, सीमाएं लागू करते हैं। तो आई नॉट स्क्वायर बार, ध्यान रखना आई स्क्वायर बार है, वर्ग और माध्य चल रहा है अभी। आई नॉट स्क्वायर अपॉन अपॉन, अरे ये 2 बाहर ले लिया हमने, ठीक है, 2t बड़ा कोष्ठक उच्च सीमा माइनस ये देखो उच्च सीमा लगा दी, ये 2 ओमेगा ऐसा कर, उच्च सीमा ठीक है, इस t की जगह कैपिटल और इस t की जगह कैपिटल टी। और ये ओमेगा जो है ना, ओमेगा, इस ओमेगा को मैंने क्या लिखा है? इस एरो को ध्यान से देखना, एरो को, ओमेगा की जगह उच्च सीमा हो गया माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 2 बार 0 लिख दिया, क्यों भाई? निम्न सीमा 0 है इसलिए 0 लिखोगे 0 आएगा, साइन 0 0 होता है। ओके, अब आई स्क्वायर बार आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल टी बड़ा कोष्ठक कैपिटल टी माइनस 0, ये 2 0 तो थे, अब ये तीसरा 0 इसकी जगह। हाँ भाई कैसे? साइन 4 पाई क्या होता है? साइन 270 डिग्री 720 होता है शायद, और ये 0 होता है। 720 का मतलब 2 चक्कर पूरे, 360 के 2 चक्कर पूरे। अब साइन को आप कितने ही चक्कर पूरे पूरे घुमा दो, पूरे पूरे चक्कर, हमेशा क्या मिलेगा? 360 220 हो गया डबल, इसलिए। तो साइन 4 पाई क्या होता है? 0। साइन 2 पाई, पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, साइन का मान 0 होता है। 0 अपॉन 2 ओमेगा वापस 0। इसका मतलब आई स्क्वायर बार क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। कितनी अच्छी बात है, कैपिटल टी से कैपिटल टी कट गया। आई नॉट स्क्वायर बार आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया माध्य पूरा। तो पहले हमने किया वर्ग, फिर एक लाइन लिखी टी से कैपिटल टी बराबर 0 से कैपिटल टी के मध्य माध्य करने पर, तो ये है माध्य का पहला पद। माध्य करने के लिए जोड़ना पड़ता है, और जिस समयांतराल के बीच जोड़ते हो उसी का भाग लगता है। उसके बाद इस सूत्र को रखकर समाकलन किया, 1 का समाकलन t cos 2 ओमेगा t का समाकलन sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। फिर सीमाएं लागू की, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और ये तो 0 थे ही, ये भी 0 हो गया। हो जाएगा प्रैक्टिस। अब कीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, ऐसा लिखना, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो क्या हो जाएगा?
आई स्क्वायर बार बराबर आई नॉट अपॉन वर्गमूल 2, हो गया वर्गमूल। और यहाँ पर 3 प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी है, तो इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं, मतलब आई स्क्वायर बार और उसके बाद वर्गमूल, 3 प्रक्रियाएं, वर्ग है फिर माध्य है फिर वर्गमूल है, तो इसी को क्या कहते हैं, आई आर एम एस। तो इसके नीचे आप आराम से लिख सकते हैं क्या, आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन √2। तो क्या पता 3 नंबर में पूछ ले इस साल, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, है ना, प्रदर्शित कीजिए कि इसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। तो आई नॉट होता है शिखर मान, मैक्सिमम मान, पीक वैल्यू बोलते हैं आई नॉट को, और वर्ग माध्य मूल मान को कहते हैं वर्चुअल वैल्यू, प्रभावी वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। क्योंकि ये वही धारा होती है जो उस दिष्ट धारा के बराबर होती है। आरएमएस मान, धारा का आरएमएस मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जो समान समय तक किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर ठीक समान ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को टी समय तक प्रतिरोध से प्रवाहित किया, ऊष्मा का मान पता किया, फिर एक दिष्ट धारा को उतने ही समय तक प्रतिरोध से प्रवाहित किया, और अगर ऊष्मा समान है तो दिष्ट धारा एम्पियर में कितनी है, वही क्या है, वर्ग माध्य मूल मान, ऊष्मा के आधार पर, इसलिए प्रभावी मान कहते हैं इसको। इसको एक और तरीका है लिखने का, वो तरीका भी आप जरूर लिख लें, या अथवा करके क्या, आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट, 1/√2 का मान ये भी होता है जो याद रखना है, 0.707, ठीक है, 0.707 1/√2 का मान है ना, √2 का नहीं, √2 का तो आप बचपन से जानते हैं 1.414, बट ये 1/√2 है। ठीक बात, इसके नीचे लिखिए, तो ये है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब प्रत्यावर्ती वोल्टता का क्या होता है, तो इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, तो एक डेरिवेशन आप करते हैं और फिर लिखते हैं इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन √2, वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन √2, वी नॉट अपॉन √2। ठीक है, बढ़े आगे। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान की प्रैक्टिस कर लेना। 3 प्रक्रियाएं हैं, पहले वर्ग, फिर माध्य हुआ, फिर वर्गमूल, और परिभाषा याद कर सको तो ज्यादा अच्छी बात है, ऊष्मा ऊर्जा के आधार पर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में केवल प्रतिरोध। तो अब 3 टॉपिक आज हम करेंगे, इसके बाद टोटल 4 टॉपिक करने थे आज, 1 हो गया, अब 3 और करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में केवल प्रतिरोध, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में केवल प्रतिरोध। डायग्राम बना लें इस तरह से, यह है आर मान का, आर ओम का एक प्रतिरोध, और इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। बैटरी के लिए सिंबल तो आप जानते ही हैं, इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, जिसका तात्क्षणिक मान लो V है, यहां V लिख सकते हैं आप।
लिखिए, माना किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ, माना किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ आर मान, आर कैपिटल आर मान का एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। सॉरी भाई, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ आर मान का एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, ठीक है, आर ओम का। अब लिखिए लाइन चेंज करके, किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान समीकरण 1, प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, समीकरण 1। तो 3 टॉपिक हम करेंगे, जब तीनों हो जाएंगे तब आपको बात पूरी समझ में आएगी। मतलब आगे के चैप्टर के जो टॉपिक हैं, चैप्टर में आगे जो टॉपिक आपको मिलेंगे उनकी एबीसीडी है, समझ लो, ये उन टॉपिक्स की एबीसीडी है ये। तो प्रतिरोध को आप जानते हैं, है ना, मात्रक ओम होता है। ये क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान। ये क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, अधिकतम मान। ओमेगा क्या है, कोणीय चाल। और टी क्या है, वो समय, जिस समय पर तात्क्षणिक मान v है, समय के साथ v बदलता रहता है और परिपथ में धारा बदलती रहती है, ठीक है। अब इस समीकरण के नीचे लिखिए, ओम के नियम से परिपथ में धारा का तात्क्षणिक मान, ओम के नियम से परिपथ में धारा का तात्क्षणिक मान, ओम के नियम से परिपथ में धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर V बाय आर। ओम के नियम से यही जानते हैं, देखो I बराबर V बाय आर। नेक्स्ट स्टेप में I बराबर V की जगह पूरा का पूरा V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, बटा R। तो V है वोल्टता का तात्क्षणिक मान, तो I है धारा का तात्क्षणिक मान। अगर वोल्टता बढ़ेगी धारा बढ़ेगी, वोल्टता घटेगी धारा घटेगी, रख दिया मान। V नॉट वोल्टता का शिखर मान बटा धारा, तो इस अनुपात को आप कहेंगे I नॉट। यहाँ साइड में लिख देता हूं, चूंकि V नॉट अपॉन R बराबर क्या है, I नॉट, धारा का शिखर मान। यहाँ लिख देता हूं, धारा का शिखर मान, ठीक है। तो समीकरण 2 बना देवे इसको, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो समीकरण 1 और 2 से सीधी सीधी बात पता चलती है कि जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में केवल प्रतिरोध होता है तो धारा की वोल्टता, धारा की कला और वोल्टता की कला, कला कोण होता है ये ओमेगा टी जो कोण है ना, धारा की कला और वोल्टता की कला समान होती है, कोई कलांतर नहीं होता है। जब हम प्रतिरोध के बाद संधारित्र और प्रेरक कुंडली का नंबर लेंगे तब आप देखेंगे कि वोल्टता की कला और धारा की कला में कुछ अंतर दिखेगा। प्रतिरोध जब है तब तो नहीं दिख रहा है, तो लिख लें समीकरण 2 के नीचे। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि जब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में केवल
प्रतिरोध होता है तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में केवल प्रतिरोध होता है तो धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर शून्य होता है। तो धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर शून्य होता है, शून्य होता है, कोई कलांतर नहीं है। ओमेगा टी यहां पर है, ओमेगा टी ही यहां पर है, इसलिए अब इसी के नीचे लिखिए फेजर आरेख। फेज को हम कहते हैं कला, फेज मतलब कला, तो कला कोणों का अंतर दिखाने वाला आरेख, कलांतर दिखाने वाले आरेख को कहते हैं फेजर आरेख। फेजर आरेख, तो इसके नीचे एक बार तो लिख लो फेजर आरेख क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो। लिखिए धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर, धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर प्रदर्शित करने वाले आरेख को, धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर प्रदर्शित करने वाले आरेख को फेजर आरेख कहते हैं। आरेख को फेजर आरेख कहते हैं, फेजर आरेख कहते हैं। खड़ी भाई, तो अब ये आरेख भी देख लो। जैसे आप जानते हैं चतुर्थांशों को, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, तो अगर हम समीकरण 1 के अनुसार इसे कह दें ये वोल्टता को दिखाने वाला, किसी समय प्रथम चतुर्थांश से ये कोण कितना है, ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है। तो इस तरह से t बराबर 0 से यहां से स्टार्ट होता है, फिर t पर यहाँ पर ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जब एक चक्र पूरा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर चलता रहेगा। और धारा वाले को देखें तो धारा और वोल्टता जब समान कला में है तो यहाँ पर यही धारा के लिए हो जाएगा। तो धारा और वोल्टता दोनों एक ही जगह, समान कोण, कोई अंतर नहीं है कला कोणों का, बना लीजिए फेजर आरेख। तो एक टॉपिक समाप्त, जब केवल प्रतिरोध हो। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में केवल संधारित्र। तो फेजर आरेख बनाकर नया हेडिंग, आज का तीसरा हेडिंग, तीसरा वर्ग माध्य मूलमान किया, फिर प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में केवल प्रतिरोध, अब केवल संधारित्र। तो संधारित्र वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सी धारिता का एक संधारित्र है और चित्र बन गया है। चित्र हो जाए तो बताना, कुछ लिखेंगे फिर समीकरण 1 लिखेंगे, वोल्टता से शुरू करके धारा तक पहुंचेंगे और दोनों समीकरणों का अवलोकन करेंगे, देखेंगे और पता लगेगा कि कलांतर है तो कितना है। डायग्राम के नीचे लिखिए, बन गया ये तो सरल सा डायग्राम। लिखिए चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ सी धारिता का
सी धारिता का एक संधारित्र जोड़ा गया है। सी धारिता का एक संधारित्र जोड़ा गया है। खड़ी भाई, अब आपको लाइन चेंज करके लिखना है ये। किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, समीकरण 1 लिख लेवे। किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, समीकरण 1 हो जाए तो बताना। ठीक है, हो गया ना। आप सबको पता होना चाहिए कि ये V जो है ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का किसी समय मान है। तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर यही है और ये बदलता रहेगा। तो किसी समय जब विभवांतर V है तब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्या होगा, Q बराबर CV, चौथा चैप्टर। तो अब लिखिए, संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश, संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश Q बराबर CV, समीकरण 2। Q बराबर CV, समीकरण 2 लिखिए। परिपथ में धारा का तात्क्षणिक मान, परिपथ में धारा का तात्क्षणिक मान, तो धारा का तात्क्षणिक मान ये होता है I बराबर dQ अपॉन dt, आवेश के प्रवाह की दर, तात्क्षणिक मान है धारा का ये। तो I बराबर d अपॉन dt CV, तो Q की जगह CV और लिख देते हैं कहां से रखा है, समीकरण 2 से। Q बराबर CV था तो Q की जगह CV रख दिया। एक और बात भाई, V क्या है, ये जो V है ये वोल्टता का तात्क्षणिक मान है। नेक्स्ट स्टेप में I बराबर d अपॉन dt C V नॉट साइन ओमेगा t, C V नॉट साइन ओमेगा t। तो अब हमने मान रखा है किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, अवकलन करना अभी बाकी है। साइन का अवकलन कॉस होता है, साइन का अवकलन कॉस होता है। तो यहाँ पर किसका अवकलन होगा और किसका नहीं होगा, तो साइन का अवकलन होगा, सी वी नॉट का नहीं होगा। नियत राशियां हैं इसकी, सी वी नॉट बाहर, साइन का अवकलन कॉस ओमेगा टी, बस इतना ही। हाँ, तो अवकलन के दौरान अभी पिछले टॉपिक्स में हमने समाकलन किए थे, समाकलन में ओमेगा भाग में आया था, बट अवकलन में प्रोग्राम कुछ अलग है। ओमेगा कॉस ओमेगा टी गुणा में आता है। अगर यहाँ ओमेगा की जगह 2 ओमेगा होता तो 2 ओमेगा को गुणा में लिखते, जो भी गुणा में टी के साथ है वो गुणा में आता है। अब एक अलग काम, अगर ax है, देखो a इंटू एक्स है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अपॉन के नीचे अपॉन है, बटा के नीचे बटा है, तो वो ऊपर ही आता है। यहां पर हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, वी नॉट ऐसा का ऐसा 1 अपॉन सी ओमेगा, इस पर बहुत गौर फरमाएं। कुछ इस तरीके, इस विधि को मैंने यहाँ अपना लिया, जो बचा वो ऐसा का ऐसा कॉस ओमेगा टी लिखिए। वी नॉट को ऊपर छोड़ा, बाकी सी ओमेगा को नीचे पहुंचा दिया, क्योंकि अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य है। ठीक है, लिखिए I बराबर वी नॉट कैपिटल एक्स सी, यहां
एक्स सी बराबर 1/c ओमेगा कॉमा संधारित्र का धारितीय प्रतिघात है। संधारित्र का धारितीय प्रतिघात है। यहाँ सी एक्स सी है ना, तो ये जो एक्स सी है ये आपके लिए एक नया सिंबल है और किसकी जगह रखा गया है एक्स सी 1/c ओमेगा की जगह। बस ये ध्यान रखना 1/c ओमेगा की जगह एक्स सी रखा गया है और इस एक्स सी का मान एक्स सी का नाम याद रख लेना, धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको कहते हैं। और किसमें होता है ये? ओम में। ओम में। जैसे प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में रुकावट, तो प्रतिरोध धारा के मार्ग में अगर रुकावट उत्पन्न करे तो उसको कहते हैं प्रतिरोध ओम में। संधारित्र अगर धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है तो उसके लिए प्रतिरोध होता है एक्स सी, किसमें? ओम में। बस ये आपके लिए नई जानकारी। इससे पहले आपने प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में संधारित्र देखा ही नहीं कभी, पहली बार देखा, तो इसको भी पहली बार देखा एक्स सी। तो एक्स सी क्या है? धारितीय प्रतिघात। और इसको क्या कहते हैं? धारा के मार्ग में रुकावट, और धारा के मार्ग में रुकावट का मात्रक क्या होता है? ओम। तो यहाँ पर संधारित्र धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा। आगे बढ़े, ओम के नियम से आप जानते हैं आई वी अपॉन आर क्या होता है? आई। तो यहाँ वी अपॉन एक्स सी, कौन सा वी? वी नॉट। यहाँ आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट। वी नॉट अपॉन एक्स सी क्या होगा? आई नॉट, क्योंकि वोल्ट में मान है इसका, वोल्ट, और एक्स सी ओम है। वोल्ट अपॉन ओम हमेशा क्या होता है? एम्पियर में धारा। वोल्ट अपॉन ओम एम्पियर में धारा। तो इसके बाद लिखिए आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी। चूंकि वी नॉट अपॉन एक्स सी बराबर आई नॉट, धारा का शिखर मान। अब यहाँ पर जो समीकरण एक है जिससे हमें अंत में तुलना करनी है, वोल्टता के तात्क्षणिक मान का समीकरण, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है। और हमें धारा का जो समीकरण मिल गया है तात्क्षणिक मान धारा का, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस है। कॉस को साइन में बदलने के दो तरीके हैं, आप देखिए। साइन π/2 माइनस ओमेगा टी बराबर कॉस ओमेगा टी। सही है कि गलत है? सही है। एक और बताओ, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 बराबर कॉस ओमेगा टी। ये गलत है क्या? कुछ बोल नहीं रहे, कुछ की हल्की सी आवाज आई। सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। वास्तव में ये दोनों सही है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि साइन प्रथम चतुर्थांश में तथा साइन दूसरे चतुर्थांश में, दोनों में धनात्मक होता है। बस इन दोनों में से हमें एक लेना नहीं है। हमारे टॉपिक में ये काम में नहीं आएगा, हमारे टॉपिक में ये काम में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऊपर वाला ले लेते हैं तो ये जो समय है ना ओमेगा टी वाला, टी समय, इस पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। और अगर समय पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है तो बस यहाँ पर समय के आगे धनात्मक चिन्ह है, और यहाँ पर जब आप बदल दोगे इस तरह से तो समय के आगे ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, गलत हो जाएगा। उल्टा, हमारा पॉइंटर अगर ऐसे चल रहा है तो उल्टा चलाना पड़ेगा आपको, गलत। तो हम इसको नहीं लेते हैं, इसमें समय के आगे ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, तो हम ये लेते हैं, इसमें समय के आगे कैसा है? धनात्मक चिन्ह। और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने तो सीधा सीधा बताया आपको कि साइन 90 माइनस थीटा ये होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी ये होता है। लेकिन यहाँ पर पहले से कॉस ओमेगा टी मौजूद है, तो इस कॉस ओमेगा टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, बदलिए। इसके बाद वाली बात, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस
पाई बाई 2 समीकरण 3 के 4, समीकरण 3। तो यहाँ पर काफी बच्चों को चक्कर आ जाते हैं। अभी तो आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया, सामने सब कुछ है, ठीक है। एग्जाम में यहां से यहां पहुंचने में चक्कर आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब संधारित्र के बाद प्रेरक कुंडली वाला टॉपिक करोगे तो उसमें भी लास्ट में ऐसी कुछ बात होगी। तो देख लेना, उल्टा बताया है मैंने, उल्टा बताया मैंने आपको कहा साइन 90 माइनस थीटा ये होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी ये होता है। तो यहाँ पर पहले से मौजूद है कॉस ओमेगा टी, साइन नहीं है, कॉस ओमेगा टी मौजूद है। उल्टा लिखा है ना हमने, उल्टा लिखा है, इतना ध्यान रखना। इसको साइन में कन्वर्ट करके उल्टा लिखा है, सही है। क्योंकि इसको वापस ऐसा लिख सकते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन धनात्मक ही होता है और 90 डिग्री पर त्रिकोणमिति बदलती है, पाई बाई 2 पर साइन कॉस में बदल जाता है। सेकंड चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है। अब समीकरण 1 और 3 से आपको कुछ पता लग रहा है क्या? इसे कहते हैं किसी समय पर कला कोण, और इसे भी कहते हैं किसी समय पर धारा के लिए कला कोण। ये वोल्टा के लिए कला कोण है, ये धारा के लिए कला कोण है। तो क्या पता लग रहा है कि जब प्रत्यावर्ती धारा केवल संधारित्र से प्रवाहित हो रही होती है तो वोल्टा, तो धारा की कला, वोल्टा की कला से पाई बाई 2 कला कोण आगे रहती, प्लस है ना। लिखिए, समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि, तो अब जो लिख रहे हैं यही प्रश्न बनकर आता है। सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि, और जो लिख रहा हूं, बता रहा हूं मैं, लिखवा रहा हूं, यही प्रश्न बनकर आए। समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, जब प्रत्यावर्ती धारा के, ये कौन सा मार्ग है भाई? मात्र लिख दिया है, तो आपने तो मात्र नहीं लिख दिया। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, ज्यादा आज्ञाकारी थे क्या? मैंने बोला तो मार्ग ही था। हाँ, मैंने अभी देखा तो मुझे मार्ग नहीं दिखा, पता नहीं जादू हुआ क्या हुआ ये। खैर, तो क्या लिखा? समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में केवल संधारित्र होता है तो, केवल संधारित्र होता है तो धारा की कला, कला मतलब कला कौन? धारा की कला वोल्टता की कला से, धारा की कला वोल्टता की कला से पाई बाई 2 कला कौन, धारा की कला वोल्टता की कला से पाई बाई 2 कला कौन आगे रहती है, आगे रहती है। हाँ बताइए, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? फेजर आरेख देखते हैं, फेजर आरेख कैसा दिखेगा इसका। वही 4 चतुर्थांश, समीकरण 1 के अनुसार v को मैंने यहां दिखा दिया और इसके साथ दिखा दिया ओमेगा टी। अब धारा कहां दिखाएं? जब केवल प्रतिरोध था तो धारा भी इसी दिशा में दिखा दी थी, अब धारा कहां दिखाएं? सही बात, क्योंकि 90 डिग्री, तो धारा ऑटोमेटिक कहां पहुंच गई? दूसरे चतुर्थांश में। देख लो ये कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। तो ये है धारा के लिए फेजर आरेख और वोल्टता के लिए। फेजर आरेख में कोण दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये कितना है? यहाँ पर पाई बाई 2। तो वोल्टता और धारा के बीच का कोण केवल पाई बाई 2 है। और इस 0 डिग्री वाली अक्ष से, इस 0 डिग्री वाली अक्ष से धारा का कोण कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना। अब टाइम
अगर 10 मिनट हो तो बताओ। 5 मिनट है, शुरुआत तो कर लेते हैं। फेजर आरेख संपन्न। यहां पर संधारित्र की जगह प्रेरक कुंडली और चित्र में भी संधारित्र की जगह प्रेरक कुंडली। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली। तो आगे के जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी एबीसीडी है ये। केवल प्रतिरोध, केवल संधारित्र, केवल प्रेरक कुंडली। और अभी जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया उसमें यहाँ पर कहीं स्टार लगा देना। एक्स सी बराबर 1/c ओमेगा। मैं पूछूंगा आपसे कल धारितीय प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, तो आप बोल दें 1/c ओमेगा। ओके, डायग्राम बन गया, हेडिंग लिख दिया, डन। लिखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार आपके बायोलॉजी में भी ऐसे नोट्स बनाने पड़ते हैं क्या? खूब खूब। तो आप तो खूब लिखते हो दिन भर में, एक पेन खत्म हो जाता होगा, 2 हो जाते हैं, या 2 दिन में 1 हो जाता होगा। आपको घर पे रिफिल का पैकेट रखना पड़ता होगा या डायरेक्ट पेन का? हाँ भाई, लिख लिया। चित्र में दर्शाए अनुसार एल, कैपिटल एल, एल स्वप्रेरण गुणांक की एक कुंडली। चित्र में दर्शाए अनुसार एल स्वप्रेरण गुणांक की एक कुंडली प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के साथ जोड़ी गई है। एल स्वप्रेरण गुणांक की एक कुंडली प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के साथ जोड़ी गई है। फुल स्टॉप। लगा दिया फुल स्टॉप। अब लिखिए, किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टा का तात्क्षणिक मान। तीनों ही टॉपिक में समीकरण 1 तो आएगा ही आएगा। किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टा का तात्क्षणिक मान, तो लिख लें I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। गलत हो गया ना, वोल्टा का तात्क्षणिक मान बोल रहे हैं, तो आपने सही लिखा होगा शायद समीकरण 1, V बराबर V0। तो I की जगह तो V आना है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। समीकरण 1 के बाद अब लिखिए, तो संधारित्र के केस में, संधारित्र वाले टॉपिक में वोल्टा से धारा तक पहुंचने का तरीका क्या है, ध्यान रख लेना। किसी समय अगर वोल्टा V है तो किसी समय संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्या होगा, ये। और आवेश में समय के साथ परिवर्तन की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट। यहां से ये 2 पद ध्यान रखने हैं। आप Q का मान रखोगे, फिर समीकरण 1 से V का मान रखोगे, अवकलन करोगे, फिर ये जादू करोगे, है ना। C और ओमेगा को बटा के भी नीचे पहुंचा दिए। अगर ये नहीं करोगे तो नीचे XC कहां से आएगा, और V0 अपॉन XC बराबर I0 कहां से आएगा। समझ गए फ्लो। फिर cos ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इसलिए धारा π/2 आगे रहती है, कला कौन, वोल्टा। टॉपिक खत्म। अब प्रेरक कुंडली वाले इस टॉपिक में वोल्टता से धारा तक पहुंचने का क्या तरीका है, ये हम करेंगे कल, ठीक है। नहीं तो आपको बता दूंगा, आपके ऊपर से निकल जाएगा।
समीकरण 1 तक कर लिया, क्या हुआ? कुछ कह रहे हो? सुबह का